बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, जिया और इसहाक वाला, जेड और आईक्यू वाला, जो कि पास पेपर का क्वेश्चन है। और अभी भी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। लेकिन इसके अंदर वैसे तो रिक्वायरमेंट डिस्कशन की, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं डिस्कशन ना करूँ। डिस्कशन तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके दिखाऊं जनाब कि कैपिटल गेन के हेड में हमारे पास टोटल कितना अमाउंट आ रहा है। तो हम जरा देख लें इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से। अब आप भी मुझे जवाब दीजिएगा इस हवाले से। तो लिखा हुआ क्या है, मिस्टर एस अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो मिस्टर एस जो है वो रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। अर्नड 700,000 फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एज शोन बिलो। तो टोटल उसने 7 लाख रुपए क्या किए हैं, नेट कैपिटल गेन कमा लिया है इन एसेट्स के जरिए। तो क्या किया है इन्होंने, जरा देखें आप कि ये लास्ट कॉलम अगर आप देखते हैं तो उसमें गेन निकला हुआ है। 1.5 लाख का लॉस है, 4 लाख का गेन है, 6.5 लाख का गेन है, फिर लाख का लॉस है और फिर लाख का लॉस है, ठीक है। तो टोटल लॉस निकालना है, लाख और लाख 2 लाख और 1.5 लाख, कितना हो गया 3.5 लाख। टोटल लॉस 3.5 लाख का है। अब 4 लाख और 6,50,000 को जमा कर दें, आंसर क्या होगा बेटा, 10,50,000। 10,50,000 में 3.5 लाख निकालने तो बचा 7 लाख। तो उसने डायरेक्ट नेट कर दिया, ये सोचे बगैर कि कौन सा लॉस अलाउ ही नहीं होगा, ये सोचे बगैर कि अगर सेक्शन 37A का लॉस है तो वो किसी और कैपिटल गेन से एडजस्ट हो ही नहीं सकता सिवाय सेक्शन 37A के। यस और नो। इसने सारे गेन्स पॉजिटिव नेगेटिव प्लस कर दिया और नेट वैल्यू निकाल दी। लॉ को उसने अप्लाई किया ही नहीं। यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बताइए। तो हमें तो अब लॉ को अप्लाई करना है और फिर हमें ये भी देखना है जनाब कौन से गेन पर 25% की एग्जेम्पशन है भी या नहीं है। तो मैं आपसे जो सवाल करूं आप मुझे उसका जवाब देते जाएंगे। हाँ भाई, सबसे पहले लिस्टेड कंपनी के शेयर्स कौन से सेक्शन में फॉल करेंगे, बोलिए सब लोग। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स कौन से सेक्शन में फॉल करेंगे बेटा, जल्दी बताइए सब लोग। 37A में। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स कब खरीदे भाई, 10 दिसंबर 2016 को। कितने के खरीदे, 3.5 लाख रुपए के। कब बेचे, 31 जुलाई 2017 को। इन्हें टैक्स रेट 2018 दिया हुआ है, इसको हम वो टैक्स रेट 2020 अज्यूम कर लेंगे। बेटा कितने के बेचे, 2 लाख के। तो खरीदे 3.5 लाख के थे, बेचे 2 लाख के। लॉस कितना हुआ, 1.5 लाख का लॉस लिखा हुआ है आपके सामने। ये लॉस कौन से सेक्शन का लॉस है, ये लॉस कौन से सेक्शन का लॉस है, ये सेक्शन 37A का लॉस है। तो क्या ये किसी और कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है अदर देन सेक्शन 37A? इससे तो मैच कर दिया, तो इस लॉस को थोड़ा अलग कर लो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स। वो कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, तो फिर उसको हम क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी मानेंगे, प्राइवेट कंपनी मानेंगे टैक्स पर्पस के लिहाज से, बताइए। वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है पाकिस्तान में, क्या माने, प्राइवेट कंपनी मानेंगे। लेकिन अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि इसमें 50% और मोर होल्डिंग किसकी है, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो फिर क्या मानना पड़ेगा, फिर क्या मानना पड़ेगा, पब्लिक मानना पड़ेगा ना। अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि कंपनी तो अनलिस्टेड है लेकिन इसमें 50% और मोर होल्डिंग किसकी है, फॉरेन गवर्नमेंट की, तो फिर क्या मानना पड़ेगा, पब्लिक मानना पड़ जाएगा। अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि जनाब ये इस कंपनी में 50% और मोर होल्डिंग है एक ऐसी कंपनी की जो कि 100% या फुली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, तब भी क्या मानना पड़ेगा, पब्लिक मानना पड़ेगा। लेकिन फिल वक्त ऐसी कोई मालूमात अवेलेबल नहीं है, तो अनलिस्टेड होने की बिना पर हम इसको क्या मान रहे हैं, प्राइवेट मान रहे हैं। तो इसका गेन कहां फॉल करेगा बेटा, तो फिर इसका गेन कहां फॉल करेगा, 37A में फॉल करेगा, 37 में फॉल करेगा, 37 में फॉल कर जाएगा, बेहतरीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 37 में होल्डिंग पीरियड देखना है, बिल्कुल देखना है। जरा देखिएगा बेटा, 15 जुलाई 2016 को आपने ये शेयर परचेज किए, कब बेचे, 30 नवंबर 2017 को। क्या होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, क्या होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, रिस्पॉन्स प्लीज। क्या होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, तो बेटा क्या होगा, कैपिटल गेन 25% से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 4 लाख नहीं जाएगा,
3 लाख जाएगा। 4 लाख का 25%, 1 लाख रुपए क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यस और नो रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका। अच्छा जी, ओके, आगे बात कर लें। ज्वेलरी की बात कर लें। कब परचेज की? 15 मई 2016 को। कितने की परचेज की? 7.5 लाख की। कब बेची? 20/12/2017, यानी यहाँ भी होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर। कितने का बेचा? 1,400,000 का। कितना गेन हुआ? 6.5 लाख। तो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में फॉल करेगा ज्वेलरी? यस और नो? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में फॉल करेगा ज्वेलरी। तो सेक्शन 38 सेक्शन 5 का गेन तो हम क्या करते हैं? कैपिटल गेन के तौर पे ऐड करते हैं, और वो भी सब्जेक्ट टू होल्डिंग पीरियड। तो अगर सेक्शन 38 सेक्शन 5 में गेन है और होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, तो यहाँ भी 25% गेन क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। और 75% गेन क्या बन जाएगा बेटा? टैक्सेबल बन जाएगा। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज जवाब दीजिए। ऐसा ही ऐसा ही जनाब, बोलिए। अच्छा जी, उसके बाद स्कल्पचर है। स्कल्पचर कहाँ फॉल करता है बेटा? स्कल्पचर कौन से सेक्शन में फॉल करता है? स्कल्पचर कौन से सेक्शन में फॉल करता है? सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। यस और नो? मूवेबल पर्सनल एसेट्स, जो कि नाम लेके मेंशन है बतौर कैपिटल एसेट। तो स्कल्पचर कब परचेज किया? 1 जुलाई 2013 को। कितने का? 4 लाख का। कब बेचा? 31 जनवरी 2018 को। तो होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर हुआ। कितने का बेचा? 3 लाख का। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 का लॉस अलाउ ही नहीं है आपको। आप उस लॉस को किसी भी किस्म के कैपिटल गेन से एडजस्ट कर ही नहीं सकते। यहां तक के सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 के गेन से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। तो ये लाख रुपए का लॉस जो ये किसी से मैच नहीं होगा। और जो 1.5 लाख का लॉस था ऊपर लिस्टेड कंपनी का, वो सिर्फ सेक्शन 37A से मैच होगा। लेकिन अगर करंटली सेक्शन 37A मौजूद नहीं है हमारे पास, गेन मौजूद नहीं है उस हेड में या उस सेक्शन के तहत, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। किसको? 1.5 लाख को। लेकिन लाख रुपया ना एडजस्ट हो सकता है ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये लैप्स हो गया, खत्म। ये बेकार लॉस है, किसी काम का नहीं है। एफबीआर कहता है इस लॉस को हमारे पास लेके मत आना। समझे बात को या नहीं? बोलिए। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन क्या है हमारे पास? शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। बोलिए। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में फॉल करेगा? कौन से सेक्शन में फॉल करेगा? 37। होल्डिंग पीरियड यहाँ भी मोर देन 1 ईयर है। 1 जनवरी 2017 को परचेज किया, 15 फरवरी 2018 को बेच दिया। कितने का बेचा? 12 लाख का। खरीदा कितने का था? 13 लाख का। लॉस है लाख रुपए का। तो क्या हम सेक्शन 37 के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं? क्या हम सेक्शन 37 के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं? यस, हम सेक्शन 37 के लॉस को किसी भी किस्म के कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे वो सेक्शन 37A का हो, चाहे वो खुद सेक्शन 37 का हो, चाहे सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 का हो, कोई टेंशन नहीं। ये लॉस बोलता है भाई कैपिटल एसेट चाहिए, चाहे किसी भी सेक्शन से ताल्लुक रखता हो। ठीक है, तो ये लॉस 37A के कैपिटल गेन से भी हो जाएगा, ये खुद 37 के गेन से भी हो जाएगा, 38 सबसेक्शन 5 के गेन से भी क्या हो जाएगा?
तो 37 का लॉस कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, बस शर्त उसके लिए कि उसको कैपिटल गेन चाहिए। ये बुनियादी बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें डिस्कस ये करना है कि कौन सा कैपिटल गेन कितना टैक्स होगा, कौन सा कैपिटल लॉस कौन से हेड से एडजस्ट हो सकता है, कौन सा लॉस एडजस्ट होगा ही नहीं, कौन सा लॉस अगर करंटली एडजस्ट नहीं हो रहा तो कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा। डिस्कशन ये करना है आपने। ये तो आप डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया वर्बली, मैं चाहता हूँ कि इसका एक फॉर्मेट बन जाए। आप क्या कर लो, इसको टोटल कैपिटल गेन वर्कआउट कर लो कि टोटल कैपिटल गेन कितना है, यस और नो बताइए। तो नाउ स्टार्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, ये रुपीज रुपीज हेड कौन सा लगाना है हमने, कैपिटल गेन का। अब मुख्तलिफ किस्म के कैपिटल गेन है हमारे पास। ठीक है जी। सेक्शन 37, सेक्शन 37 ए में आप जानते हैं आपके पास गेन है। सबसे पहले आप क्या करें, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की बात करें। गेन डायरेक्ट गेन निकला हुआ था, हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं तफसीली। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। कितना, 4 लाख। लेस क्या कर देंगे, 25% एग्जाम्शन। हंड्रेड परसेंट टैक्स होगा। क्यों बेटा, क्यों बेटा 100% टैक्स क्यों होगा? 15 जुलाई से, अच्छा 100,000 बोल रहे हो ना, अच्छा ओके। 25% एग्जाम्शन। ठीक है जी, नेट कर दिया आपने। कितना हो गया नेट होने के बाद आपके पास? 3 लाख रुपए। उसके बाद फिर 37 ए का एक और गेन निकाल लो आप। 37 ए में आपके पास जो गेन है वो कौन सा है फर्दर? 37 में आपके पास गेन है प्राइवेट कंपनी, लॉस है बल्कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। ठीक है जी, तो आप क्या लिखें, लॉस ऑन डिस्पोजल
ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। कितना लॉस है बेटा? 1 लाख रुपए। वो लॉस क्या कर दो आप, एडजस्ट कर दो, कोई सा भी कैपिटल गेन उससे एडजस्ट कर दो, क्योंकि सेक्शन 37 का लॉस किसी भी कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, जवाब दें। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 पर। सेक्शन 38 सेक्शन 5 पर, तो उसमें आपके पास क्या है, ज्वेलरी पर आपके पास गेन है। जवाब दीजिए। तो आप बोलेंगे गेन ऑन गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी। कितना गेन हुआ आपको ज्वेलरी पर? 6.5 लाख रुपए। इसका भी होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, तो लेस कर देंगे 25% एग्जेम्पशन। 6.5 लाख का 25% बताइए कितना बनेगा? 6.5 लाख का 25% कितना बनेगा? रिस्पॉन्स प्लीज। $162,500। नेट हो गया, क्या आंसर आया? $487,500, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर पे क्या हुआ आपका? लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है भाई? 1 लाख रुपए का। ये लॉस आप डिक्लेयर जरूर करो, बताओ कि लॉस हुआ है आपको, लेकिन इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते अपनी टैक्सेबल इनकम में से, कैपिटल गेन में से एडजस्टमेंट के तौर पर। ऐसे ब्लैंक कर दिया, मतलब मैंने इस लॉस को लिया नहीं आगे। समझे बात को? ठीक है बेटा, जवाब दे। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद फाइनली सेक्शन 37A। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। कितना बेटा? 1.5 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, क्या कर दें इसको? क्योंकि कोई आपके पास सेक्शन 37A का गेन नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड टू
नेक्स्ट पीरियड, तो इसको आप पॉजिटिव लिख दें, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि यहां से आपने इसका नेगेटिव एलिमेंट खत्म कर दिया और उसको अगले साल क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया आपकी टैक्सेबल इनकम पर। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, टोटल करते हैं इसका। तो आपको टोटल कैपिटल गेन मिल जाएगा 300,000 प्लस 487,000, नेट होके आंसर कितना बनेगा बेटा, 687,500। यस और नो? ये आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम, और इसमें कोई भी आपके लिए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इस पूरे अमाउंट को आप टैक्स कर दें किससे, नॉर्मल टैक्स रेट्स, और सैलरी नहीं तो नॉन सैलरी केस ऑब्वियस। जवाब दे। तो उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आई होगी बेटा, इसको किस तरह कैलकुलेट करना है आप। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का तड़का लगाते हैं, एम्प्लॉय शेयर स्कीम का तड़का, तड़का याद है? तो इससे एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी रिकॉल हो जाएगी आपकी। अगर कुछ लिखना है तो बता, लिख लें पिछले वाले उसमें से, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। क्या मैं स्टार्ट करूं इस क्वेश्चन को? स्टार्ट करूं? क्वेश्चन स्टार्ट करूं? ओके। क्या लिखा है, मिस्टर फिरोज साहब जो है वो क्या है, हैज बीन द सीईओ, सीईओ रहे हैं किसके, ऑफ एएफ पाकिस्तान लिमिटेड, AFPL, फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत अरसे तक रहे। ही वॉज गिवन 2000 shares on 1st June 2016 by AF Germany, the parent company of AFPL। तो ये बताइए मिस्टर फिरोज जो है वो एम्प्लॉय किसके हैं, AF पाकिस्तान की या AF जर्मनी के? AF पाकिस्तान के, लेकिन वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में किसकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, AF जर्मनी की। यस और नो? जो कि AF पाकिस्तान के लिए क्या है, पेरेंट कंपनी है, यानी कि एसोसिएट। तो बेनिफिट मिले चाहे एम्प्लॉयर से या उसके एसोसिएट से, सैलरी का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। यस और नो? रिकॉल कर लें। अच्छा जी, एट अ प्राइस ऑफ 2.5 यूरोज पर शेयर, और हर शेयर के एवज क्या प्राइस देनी है उनको, 2.5 यूरोज पर शेयर। ठीक है जी। द मार्केट प्राइस ऑन द डेट was 8.2 पर शेयर। जिस दिन इनको ये राइट मिला है एम्प्लॉय शेयर स्कीम का, उस डेट पर मार्केट वैल्यू कितनी है, 8.2 यूरो पर शेयर। द शेयर्स वर ट्रांसफरेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ सर्विस, यानी शेयर आर ट्रांसफर्ड विद रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। यस और नो? यानी 1 साल के बाद आपको शेयर्स मिलेंगे। शेयर्स आप खरीद लो लेकिन वो कंपनी होल्ड करेगी अपने पास और आपको 1 साल बाद देगी, ताकि आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। यस और नो? तो फ्लेक्सिबिलिटी उस डेट पर होती है जिस डेट पे फ्री राइट ऑफ ट्रांसफर होता है,
या शेयर्स आर डिस्पोज ऑफ विच एवर इज अर्लियर, अगर आपको याद हो सारी बात। फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और ये एक साल की गिनती कहां से शुरू होगी? उस डेट से शुरू होगी जिस डेट पे आपको शेयर क्या हुआ, इश्यू हुआ। Market price of the shares on 1st June 2017 was 12.5 per share। ठीक है जी, 1 जून 2017 को मार्केट प्राइस एक शेयर की कितनी थी? 12.5 euros per share। On 10 April 2018, Mr. Feroz sold all the shares at 13 euro per share। He paid commission of what? 50 euros to the brokerage house। The relevant exchange rates are as follows। 1 जून को 1 यूरो कितने का है? 118.1 का। 1 जून 2017 को 1 यूरो कितने का है? 121.4 का। और जिस डेट पर आपने शेयर्स बेचे हैं, डिस्पोज ऑफ किए हैं, उस डेट पर 1 यूरो कितने का है? जवाब तो 123.9 पर शेयर, मतलब पर यूरो। अब सवाल ये है कि इतना क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इसमें ये पढ़ के तो पता नहीं लगा कि ये शेयर्स एक्सरसाइज कब हुआ, ये राइट मिला किस डेट पर है और एक्सरसाइज किस डेट पर हुआ, ये तो बताया नहीं। तो इस बात को इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि इसने ये लाइन बोल दी है, लाइन इंपॉर्टेंट, जरा इसको देख लें। ही वॉज गिवन 2000 शेयर्स, यानी क्वेश्चन ने डायरेक्ट आपको शेयर्स की इश्यू डेट दे दी है। he was given right of 2000 shares या he was given 2000 shares? उसको 2000 शेयर इशू कर दिए गए हैं या उसको 2000 शेयर्स का राइट मिला है? अल्फाज सही करें अपने, प्लीज बेटा जल्दी बताइए। रिस्पांस दें बेटा, रिस्पांस दें, रिस्पांस दें। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो इशू ऑफ शेयर से बात शुरू कर रहा है। राइट मिलेगा, फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा, ये लंबी कहानी नहीं सुना रहा आपको। यस, शेयर इशू कर दिए। तो इस केस में क्योंकि शेयर इशू हो रहे हैं विद रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, लिहाजा इशू वाले टाइम पर या इशू वाले टैक्स ईयर में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। क्या ख्याल है? और हमने कोई राइट डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया। अच्छा जी, फिर टैक्सेबिलिटी कौन से टैक्स ईयर में? जिस टैक्स ईयर में फ्री राइट ऑफ ट्रांसफर है। जवाब दें। तो हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर फरोज फॉर द टैक्स ईयर 2016, 17, 18। टैक्स ईयर 2016, 17 और 18, इन 3 टैक्स ईयर में क्या क्या उसकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा, ये बताएं। एंड स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच इनकम वुड बी क्लासिफाइड। और क्लियरली बताएंगे कौन सा हेड ऑफ इनकम इस्तेमाल होगा। तो हमने कहा कोई मसले वाली बात नहीं। तो हमने यहां लिखा मिस्टर फेरोज टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी। फिर यहां लिख दिया हमने क्या? टैक्स ईयर 2016, ठीक है जी। तो टैक्स ईयर 2016 में क्या था? कुछ भी टैक्सेबल नहीं। ठीक है, क्या लिख दें आप?
no gain to be included in salary because shares are issued with restriction. ठीक है जी, क्योंकि शेयर इशू है रिस्ट्रिक्शन, तो लिहाजा 2016 में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है आपकी। अच्छा जी, ओके, आगे बात कर। आप बोले टैक्स ईयर 2017, हाँ भाई 2017 एंड होने से पहले पहले जून के अंदर साल पूरा हो गया और आपको अब फ्री राइट ऑफ ट्रांसफर मिल चुका है। ठीक है जी, तो अब आप फेयर मार्केट वैल्यू लें एट द टाइम ऑफ फ्री राइट ऑफ ट्रांसफर। पहले यहाँ पे हेडिंग लगाएं किसकी, उस हेड ऑफ इनकम की जिसमें आप उसको टैक्स करने जा रहे हैं। तो आप लिखें इनकम फ्रॉम सैलरी, कि आप ये जो कुछ भी करने जा रहे हैं और ये सैलरी के हेड में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बड़ा क्लियर तौर पे क्या कर रहा है, हेड मांग रहा है। और फिर नीचे लिखें आप क्या, बेनिफिट अंडर ईएसएस एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ये आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, ऐसा ही है ना। और आप लिखें फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम, या बस डायरेक्ट वो फेयर मार्केट वैल्यू लिख लें जिस डेट पे आपको रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर क्या कहते हैं खत्म हो रही है। तो आपको इशू हुए हैं 2000 शेयर्स, ठीक है, तवज्जो बेटा। और जिस डेट पे रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है उस डेट पर एक शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 12.5। यस और नो, जवाब दें, रिस्पॉन्स दें सब लोग बेटा, 12.5 है। आप सबके जवाब का मुंतजिर हूं, है 12.5। अच्छा जी, तो क्या करेंगे आप, 2000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से, लेकिन यहाँ पर हर चीज रुपीज में आएगी। तो जिस डेट पर आप 12.5 देख रहे हैं उस डेट पे ही क्या करें आप, ये जो डेट है इसी डेट पर आप कहते हैं इसका एक्सचेंज रेट देखें। तो 1 जुलाई 2017 को एक्सचेंज रेट कितना है, 121.4। तो फिर आप हर एक पाउंड को 121.4 से भी मल्टीप्लाई कर दें। तो बताइए 2000 इंटू 12.5 इंटू 121.4, आंसर क्या बना। रिस्पॉन्स प्लीज। 3,35,000। ठीक है जी, ओके। इसकी कॉस्ट लेस कॉस्ट कर दें, और कॉस्ट क्या है, 2000 शेयर्स आपने खरीदे थे और आपने कितनी एक्सरसाइज प्राइस पे की थी, आपको एक शेयर कितने का पड़ा था, 2.5 का। किस डेट पर, 1 जून 2016 पर। तो 2.5 लें और इस डेट का एक्सचेंज रेट लें 118.1।
इससे पहले हम क्या कर रहे थे बेटा, इससे पहले हम ये बोले थे यार देखो, एक शेयर हमें पड़ा कितने का, 2.5 का, और उस वक्त मार्केट वैल्यू कितनी थी, 12.5। तो हमने बोला जनाब 12.5 माइनस 2.5, तो हमें 10 यूरोस का क्या हो गया, गेन हो गया। लेकिन 10 यूरोस को हमने इससे पहले क्या किया था, या जो भी करेंसी थी उसको हमने एक ही एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट कांस्टेंट दिया हुआ था। लेकिन इस केस में एक्सचेंज रेट कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम अब क्या करें, 12.5 में से 2.5 माइनस करें, नेट निकालें, हमारा पर शेयर जो गेन है वो कितना है, 10 यूरोस, और उस 10 यूरोस को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2000 शेयर से, और एक सिंगल एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस डेट पर आपने शेयर इशू परचेज किए थे उस डेट पे एक्सचेंज रेट कुछ और है, और जिस डेट पर आपका गेन टैक्सेबल है उस डेट पर एक्सचेंज रेट कुछ और है। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 118.1, क्या आंसर आया, 590,500। ठीक है जी। तो कितना अमाउंट हो गया जो कि सैलरी के हेड का पार्ट बना, कितना बेटा, 2,444,500। ये कहाँ चला गया बेटा, सैलरी के हेड में चला गया। ठीक है, यस और नो बोलिए बेटा, बात समझ में आती है। उसके बाद टैक्स ईयर 2018, ठीक है ना। इस टैक्स में क्या कर दिया आपने, शेयर्स बेच दिए हैं। ठीक है, जवाब दें। तो कंसीडरेशन लिखें, पहले इसका हेड क्लियर बताएं, तो जो सब्सिक्वेंटली आप शेयर डिस्पोज ऑफ करेंगे वो गेन कौन से हेड में जाएगा, कैपिटल गेन के हेड में जाएगा। यहाँ पर क्लियरली आप कैपिटल गेन का हेड मेंशन करें कि भाई सब्सिक्वेंट डिस्पोजल जो होगा वो कैपिटल गेन के हेड में रिकॉर्ड होगा। ये बात एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर भी लिखी हुई थी, अगर आपको याद हो तो। अच्छा भाई, उसके बाद कंसीडरेशन रिसीव्ड, क्या कंसीडरेशन मिली आपको, आपने कितने का बेचा है इसको, 13 यूरो पर शेयर का, ऐसा ही है। ओके, तो आपने कहा 13 यूरो पर शेयर का, आपने शेयर बेच दिए सारे के सारे 2000 को मल्टीप्लाइड बाय 13 किया, और इस डेट का एक्सचेंज रेट निकालना है। ये रहा एक्सचेंज रेट आपके सामने, 13, डेट है 10 अप्रैल 2018, और 123.9। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया बताइए, कितना अमाउंट आ गया बताइए, 3,221,400। ठीक है जी, अब इसरा इसकी समझना है आपको, लेस कर दें कॉस्ट। अब इस केस में कॉस्ट जो होगी वो बड़ी स्पेशल होगी, वो क्या होगी, एक तो इसको एक्वायर करने की कॉस्ट है, जवाब दें, एक्वायर करने की कॉस्ट क्या है, एक्विजिशन के, एक्विजिशन के वक्त कितना पे किया आपने, ये रही 590,500, ऐसा ही है ना।
आपने ये शेयर कितने के परचेज के? 5,90,500 के ना। 5,90,500 आपकी कॉस्ट हो गई। लेकिन अब इस कॉस्ट में एक चीज और शामिल कर दी है, अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ सैलरी। क्योंकि जो फेयर मार्केट वैल्यू और आपकी कॉस्ट का डिफरेंस है, उसका कुछ हिस्सा सैलरी के हेड में ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, तो उसको भी कॉस्ट का पार्ट मान लिया जाएगा, ताकि कोई भी इनकम दो बार टैक्स ना हो सके। रिस्पॉन्स प्लीज। तो वो अमाउंट ऑलरेडी टैक्स कितना है? 2,444,500। अब इसमें एक चीज और आ रही है, वो क्या है? वो है कमीशन, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। वो आपने पे किए कितने? 50 यूरोस के। 50 यूरोस को आप कन्वर्ट कर दें, डिस्पोजल वाले डेट पर जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है? 123.9। इससे 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 123.9 से, बताइए क्या आंसर आता है? बोलिए। 6,195। ये अब आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, इसका सम करें कॉस्ट का। 590,500 प्लस 2,444,500 प्लस 6,195, 3,41,195। 3,41,195 आपका क्या है? कॉस्ट है टोटल इस पार्टिकुलर सिचुएशन में, और जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन। कितना कैपिटल गेन कितना आ गया? कैपिटल गेन कितना आ गया? 180,205। अब ये एजी एएफ एजी जर्मनी के शेयर्स है ना, उसको डिस्पोज किया। तो एएफ एजी जर्मनी को मैं क्या मानूं? पब्लिक कंपनी मानो या प्राइवेट कंपनी मानो फॉर टैक्स पर्पस, या पाकिस्तान टैक्स पर्पस? बताइए कैसे? क्या ये पाकिस्तान में लिस्टेड है? अगर ये पाकिस्तान में लिस्टेड है जर्मनी वाली कंपनी, तो मैं इसको पब्लिक मान लूंगा। या फिर ये लिस्टेड तो नहीं है पाकिस्तान में ऑब्वियसली। नंबर टू, ये स्पेशल बात है कि लिस्टेड तो बताना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। या फिर इसमें गवर्नमेंट के 50% और मोर शेयर हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, यानी फेडरल या प्रोविंशियल, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट के 50% और मोर शेयर हो, या फिर किसी ऐसी कंपनी के 50% और मोर शेयर हो जो 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो। यस और नो बताइए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को यार। तो मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मुझे इस कंपनी को क्या मान लेना है बेटा? प्राइवेट कंपनी मान लेना है। यस और नो क्लियर बता दे मुझे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यार रिस्पॉन्स कर दो, रिस्पॉन्स कर दो भाई, रिस्पॉन्स कर दो। तो जब मैंने इसको प्राइवेट मान लिया तो इसका गेन कहां फॉल कर गया? 37A में फॉल कर गया, 37 में फॉल कर गया। और जब इसका गेन 37 में फॉल कर गया तो वैसे भी रिस्ट्रिक्शन पीरियड लगने की वजह से इसका होल्डिंग पीरियड 1 ईयर तो क्रॉस कर गया ना। तो जब इसका होल्डिंग पीरियड 1 ईयर क्रॉस कर गया और ये गेन सेक्शन 37 में फॉल कर रहा है, तो मुझे 25% एग्जेम्पशन मिली कि नहीं मिली? तो लेस क्या करते हैं बेटा? 25% एग्जेम्पशन। 1,80,205 का 25%।
निकालो बेटा, 1,80,205 का 25%। $45,051। तो नेट आपके पास क्या आंसर आया, जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन। $135,154। ये बताइए, इस कंपनी के जर्मनी के अंदर लिस्टेड होने से हमें कोई फर्क पड़ता है? इस कंपनी के जर्मनी में लिस्टेड होने से हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं, जर्मनी में लिस्टेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इस कंपनी के जर्मन गवर्नमेंट की होल्डिंग होने पर कोई फर्क पड़ेगा हमें? कि अगर मैं ये बोल दूं कि AFAG जो जर्मनी वाली कंपनी है उसमें 50% और मोर शेयर्स होल्ड बाय जर्मन गवर्नमेंट, तो क्या हमें कोई फर्क पड़ेगा? फिर हमें कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ना। फिर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन फॉलो कर जाएगी, फिर गेन सेक्शन 37A में चला जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपको जो इन्फॉर्मेशन दे उसको अच्छी तरह एनालाइज करें बेटा, मजाक नहीं है बात है। बेटा 25% एग्जाम वाली बात यह है कि अगर ये गेन सेक्शन 37 में फॉल करता है तो रिस्ट्रिक्शन पीरियड लगने की वजह से, रिस्ट्रिक्शन पीरियड लगने की वजह से क्या होगा? 1 साल तो वैसे ही गुजर गया आपका। जब 1 साल गुजर गया तो आपका होल्डिंग पीरियड ऑटोमेटिक मोर देन 1 ईयर हो गया, तो आपको 25% एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए ना बेटा इसके ऊपर, क्योंकि कैपिटल आप ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो 1 साल गुजारने के बाद। आसान सी बात है, क्वेश्चन को सही से रीड करने की जरूरत है समा बेटा। 100% ओन्ड हो, ये कौन सी बात कर दी आपने? 3 बातें हैं ना, आप एक बात को दूसरी बात में खलत मलत कर रहे हैं बेटा। पॉइंट नंबर 1 क्या है? 50% और मोर शेयर होल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात कर रही है, हो रही है। तो अगर एजी जर्मनी के अंदर, AFAG जर्मनी के अंदर 50% या उससे ज्यादा होल्डिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट की है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, तो फिर इसको हम पब्लिक कंपनी मान लेंगे। चले मान लेते हैं ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन, 50% और मोर होल्डिंग किसकी है? फॉरेन गवर्नमेंट की, तब भी क्या मान लेंगे? पब्लिक कंपनी मान लेंगे। 100% वाली बात तो और आगे है। अगर इस AFAG जर्मनी के अंदर 50% और मोर होल्डिंग किसी ऐसी कंपनी की है जो कि 100% होल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, तो ये तीसरी बात है ना। 3 बातों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? मैं तो सेकंड पॉइंट की बात कर रहा था। अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली इस कंपनी में 50% और मोर होल्ड रखती है तो फिर क्या होगा? ये पब्लिक कंपनी मानना पड़ेगी ना आपको। अगर मैं बोल दूं कि AFAG जर्मनी के अंदर 50% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय व्हाट? जर्मन गवर्नमेंट, तो क्या मतलब? फिर आपको इस कंपनी को पब्लिक मानना पड़ेगा, फिर इसका गेन सेक्शन 37A में चला जाएगा। रिस्पॉन्स कर दें प्लीज, रिस्पॉन्स कर दें। सवाल करने के बाद रिस्पॉन्स कर दिया करें। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है बेटा। कोई सवाल, कोई इशू इसके अंदर? तो मैं चाहता हूं आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करें इसके, जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं आप सॉल्व करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तकरीबन आता ही आता है। तो जुगनू साहब को सॉल्व कर लें आप। जुगनू साहब के क्वेश्चन, जुगनू चीफ अकाउंटेंट है रोशनी लिमिटेड का, ठीक है, इसको सॉल्व कर लें आप। ठीक है, 8.5 सॉल्व कर लें फकीर के नाम से। फकीर जो है फाइनेंस मैनेजर है भिखारी प्राइवेट लिमिटेड का। आई कैप चुन चुन के नाम लाता है बेटा।
अच्छा जी, उसके बाद 8.6 भी सॉल्व करें, अच्छी बात है, सॉल्व करें, आप थोड़ी मेहनत करें, पास पेपर है सारे के सारे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो फिर एग्जाम कैसे सॉल्व होगा ये? ठीक है, 8.7, 8.7 सॉल्व करें, 8.8 सॉल्व करें। ठीक है जी, ये सारे आप सॉल्व करें, इंशाल्लाह फिर आपसे जो जरूरत पड़ी उस पर डिस्कशन करेंगे। ये तो हम बाद में देख लेंगे जनाब, क्या होना चाहिए 8.8 में, तो अभी आप तो देख लें, वो तो हम मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है जी, हम अगर हम कुछ काम इजाफी कर लेते हैं, जरूर नहीं वो इजाफी काम आंसर में लिखेगा, हम तो एग्जाम, हम तो फुली फोकस्ड है एग्जाम की तरफ। ठीक है ना? ओके बेटा, तो यहाँ तक इसको स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।